my name is Pranil Tripathi. Wishing you all a very good morning. In the previous video, I have covered some topics of this chapter, that is chapter 2, force and laws of motion. पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, कुछ हेडिंग्स बताई थी इस चैप्टर की, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. मैंने आपको बताया था व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स, व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट इज मोशन, व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया. एंड द लास्ट टॉपिक दैट आई टॉट वाज द relation between डाइन एंड न्यूटन. न्यूटन और डाइन के बीच में जो रिलेशन था वो मैंने आपको बताया. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ के एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ यूज होता है सेकेंड लॉ. तो सेकेंड लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था मोमेंटम. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. यही मैंने बताया ना कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अब उसके कुछ एग्जांपल्स या कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं, वो क्या क्या है. तो फर्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. इन द गेम ऑफ क्रिकेट के गेम में जब कोई कैच आता है, जब कोई फील्डर कोई कैच लेने के लिए चलता है, तो वो देखेंगे आप कि अपना हाथ पीछे खींचता है. डायरेक्ट यहां पर हाथ रखा था, बॉल आई, ऐसे कैच कर लिया, ऐसा नहीं होता. ये कैच आया और ये पीछे खींचा. क्यों? टू कंपनसेट द मोमेंटम. क्योंकि जब बॉल एक हाइट पे होती है, बहुत ऊंची हाइट से आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है. तो वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण उसमें मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होता है. अगर आप अपना हाथ ऐसे स्ट्रेट रखेंगे या फील्डर अपना हाथ ऐसे स्ट्रेट रखेगा, यहां से हिलाएगा नहीं और बॉल कैच करेगा, तो वो इंपैक्ट बहुत तेज पड़ेगा हाथों पे. क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, उस बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा है. तो वो जितना ज्यादा मोमेंटम उतनी ही तेज आपके बॉल यहां पर लगेगी. इसलिए कोई भी फील्डर या हम लोग भी अगर क्रिकेट खेलते हैं तो देखते हैं कि बॉल आती है, कैच करते हैं तो हाथ पीछे खींचते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम करते हैं. यहां जब बॉल आई, आपके हाथ से टच हुई, तो वहां पे वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है. फिर उसको धीरे धीरे कम करते हैं, फिर धीरे धीरे कहां पर ले जाते हैं, जीरो पर. और जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहीं पर मोमेंटम जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी जीरो तो m इंटू वी जीरो, इसका मतलब मोमेंटम जीरो. तो आप लोग समझ गए होंगे कि फील्डर अपना हाथ पीछे क्यों खींचता है, मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए. सेकेंड एक एग्जांपल है, जो हाई जंपर्स होते हैं, जो ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, हाई जंप जो मारते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊंची कूद या लंबी कूद. तो वो जंप के अलग एंड पे, दूसरे एंड पर देखिए उनके चारों तरफ सैंड पड़ी रहती है. क्यों? वो सैंड भी उसी लिए होती है, मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए. जंपर आ रहा है, जंप ली उसने, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि वो वहां पर कोई सैंड नहीं है, तो वो उसको बहुत तेज लगेगी, यहाँ पे इंपैक्ट करेगा उसके बॉडी पर. बट क्योंकि वहां पर सैंड है, सैंड में क्या होगा कि वो उसमें धंस जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Thus to compensate the momentum, there is sand all around the next end of high jumpers. थर्ड एग्जाम्पल क्या है? थर्ड एग्जाम्पल है आपके जो कार्स की सीट बेल्ट. भाई दे आर मेड इलास्टिक. कभी सोचा है? वो तो एक बेल्ट है, लेदर की भी बेल्ट हो सकती है, बट वो इलास्टिक की बेल्ट क्यों बनाते हैं? टू कंपनसेट द मोमेंटम. मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए, मोमेंटम को कम करने के लिए, मोमेंटम को जीरो करने के लिए.
बाई चांस सीट बेल्ट काय के लिए होती है, किस लिए होती हैं? आपकी सेफ्टी के लिए। दीज सीट बेल्ट आर फॉर योर सेफ्टी। फॉर एन इंस्टेंस, लेट अस सपोज कि कार गॉट इनटू एन एक्सीडेंट, कार आपकी कार की कहीं टक्कर हो गई, तो वो जो सीट बेल्ट क्या करेंगे? आपको सेफ्टी देंगे। कैसे? आप सीट पर बैठे हैं, सीट बेल्ट यहां पर लगी, अगर वो लेदर की होगी तो जैसे ही आपको झटका लगेगा तो वो लेदर की बेल्ट इलास्टिक नहीं होने के कारण वहीं पर रहेगी और आपको यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर क्रॉस में। बट इलास्टिक अगर सीट बेल्ट है तो जैसे ही इम्पैक्ट हुआ, जैसे ही टकराव हुआ, कोलिजन हुआ गाड़ी का, वैसे ही आप कुछ आगे बढ़ेंगे ऐसे और फिर वापस आ जाएंगे, अपनी सीट पे चिपक जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही, क्योंकि कार तो स्पीड में चलती है, कार स्पीड में है तो उसी स्पीड से आप उसके अंदर बैठे, वो आप भी उसी स्पीड से जा रहे हैं। तो जैसे ही इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट होना मतलब टकराव, जब कार किसी दूसरी कार से टकराती है तो क्या होता है कि एकदम से जर्क लगता है, झटका लगता है। क्यों? इनर्शिया के कारण, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। और एक साथ ही साथ ये भी बताया था, इफ एनी बॉडी इज इन मोशन, it tries to maintain its motion until and unless an external force apply। कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। तो वही चीज यहां पर आ गई कि आप मोशन में, कार मोशन में, कार के अंदर आप बैठे तो आप भी मोशन में हैं और कार उसी मोशन में रहना चाहती है इनर्शिया के कारण। बट कोलिजन जैसे ही होता है तो वो कार एकदम से स्टॉप पोजीशन में आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, या उसको कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। तो एकदम से वो कंपनसेट करने के लिए जर्क लगता है ना, जो झटका लगता है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट्स लगाते हैं कि एकदम ऐसा ना हो कि अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं होगी तो आपको झटका लगेगा, आप शीशे के बाहर चले जाएंगे, कार के बाहर आप गिर जाएंगे शीशा तोड़ते हुए। तो वो सेफ्टी बेल्ट्स इसलिए होती है। और इलास्टिक क्यों होती है? टू कंपनसेट द मोमेंटम। क्यों? क्योंकि कार अच्छी खासी वेलोसिटी से चल रही है, मतलब ज्यादा वेलोसिटी होगी, ज्यादा वेलोसिटी से अगर चल रही है तो उसका ज्यादा मोमेंटम भी होगा, ज्यादा मोमेंटम होगा तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। तो उस इंपैक्ट को कम करने के लिए, या हम कह सकते हैं जो मोमेंटम होगा उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पर इलास्टिक बेल्ट दी जाती है। कि इलास्टिक बेल्ट क्या करती है, एक सर्टेन लिमिट तक इलास्टिक होंगी, आप जैसे ही टक्कर हुई आप आगे जाएंगे, लेकिन उस कुछ मोमेंट के बाद आप वापस पीछे आ जाएंगे। तो ये थी कुछ बात एप्लीकेशंस की न्यूटन सेकेंड लॉ। अब बात करते हैं व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, according to Newton's third law of motion, any force applied, या फिर हम कह सकते हैं कि for every action there is an equal and opposite reaction। हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका जो ग्रीन बोर्ड, if I am applying force on it, जैसे ही हम इस पे क्या फोर्स अप्लाई करेंगे तो
हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ग्रीन बोर्ड भी हम पर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ग्रीन बोर्ड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये था न्यूमेरिकल, ये आपकी बात थी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है? रिकॉइल ऑफ गन। जब आप गन चलाते हो तो कभी देखना, जो भी गन चलाता है तो उसको यहाँ पर एक जर्क लगता है, झटका लगता है। क्यों लगता है? ड्यू टू द रिकॉइल ऑफ गन, ड्यू टू दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि आपने गन पकड़ी तो गन से जो उसकी बुलेट पर फोर्स लगाया गया उतना ही फोर्स वो बुलेट भी गन पर वापस अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो यहां पर कंधे पर, शोल्डर पर झटका लगता है। दूसरा एक एग्जांपल कि कोई बुक आपकी टेबल पर रखी है तो वो जो बुक है वो एक अपना जो है एक्शन फोर्स लगा रही है नीचे की साइड में ड्यू टू इट्स वेट। At the same time, the table is also exerting an opposite force and equal force on that book. कोई बुक एक टेबल पर रखी है तो वो अपना एक फोर्स लगा रही है ड्यू टू इट्स वेट और उतना ही फोर्स वो टेबल भी रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तभी वो रेस्ट पर है। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसके, जैसे कि a boatman pushes the water backwards। अब सबसे अच्छा एग्जांपल आता है ये वाला कि एक बोटमैन जो है, जो नाविक होते हैं, नाव जो चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जो वो होता है जिससे वो बोट खींचते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी को ढकेलते हैं पीछे और इन रिटर्न क्या होता है, पानी नाव को आगे ढकेलता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जो नाव चला रहा है, बोटमैन चला रहा है, जो बोट चला रहा है, वो पानी को पीछे भेज रहा है और पानी बोट को क्या कर रहा है, आगे भेज रहा है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होने इसके द्वारा, पानी के द्वारा। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं रॉकेट प्रोपल्शन का। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या प्रिंसिपल लगता है, रॉकेट में फ्यूल जो पड़ता है, फ्यूल से क्या होता है कि कुछ गैसेस निकलती हैं बर्न होने पर। तो फ्यूल जब बर्न हुआ तो कुछ गैसेस बनी, तो वो रॉकेट क्या करता है, उन गैसेस को पीछे ढकेलता है। ये आपका कुछ रॉकेट होता है ऐसा करके। तो यहां पर कुछ फ्यूल बर्न हुआ, तो फ्यूल बर्न हुआ तो ये क्या करता है, रॉकेट इन गैसों को पीछे भेजता है, ये पीछे भेजता है, लेकिन ये गैसेस क्या करती हैं, इसको रॉकेट को आगे भेजती है। तभी आपने कभी रॉकेट का जब भेजा जाता है यहाँ पर अपने स्पेस वगैरह में, इसरो के द्वारा या DRDO के द्वारा, तो आप लोग देखेंगे कि गैस काफी ह्यूज अमाउंट में निकलती है उससे। तो ऐसी छोटी मोटी गैस नहीं कि हमने बहुत छोटी सी गैस निकली तो वो कैसे रॉकेट को आगे भेज पाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे कभी रॉकेट का प्रपल्शन टीवी में, जब कभी भी देखिएगा आप लोग, तो देखेंगे आपकी देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस व्हिच कम्स आउटसाइड ऑफ द बैक ऑफ रॉकेट। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में गैसेस निकलती हैं। आसमान में भी होता है, आप लोग देखते हैं कि जैसे कभी रॉकेट जा रहा है तो उसके पीछे एक लाइन ऐसी बनती चली जाती है, वो क्या है, वो गैसेस है। कॉन्टिन्यूसली रॉकेट उन गैसेस को पीछे छोड़ रहा है और वो गैसेस रॉकेट को आगे ले जा रहे हैं। रॉकेट गैसों को धक्का मार रहा है और गैसेस रॉकेट को धक्का मार रही है, तभी रॉकेट आगे बढ़ रहा है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। अब
एक और एग्जांपल है आपका, when a man steps ashore of the boat, जब कोई आदमी बोट पे बैठा हुआ जब बोट किनारे आ जाती है तो क्या करता है कि बोट से, जब मतलब नाव में बैठा है, नाव से जब वो शोर पर आता है तो क्या करता है, ऐसे करके चल के धक्का मारता है नाव को। इन रिटर्न क्या करता है, नाव आदमी को धक्का मारती है, तभी आप क्या करते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। मीन्स कहने का क्या है कि आपकी ये आपकी नाव है, ठीक है। जब आप चढ़े तो आपका एक पैर इस कॉर्नर पर चलता है और यहां से आप क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, तो ये नाव पीछे जाती है, एट द सेम टाइम नाव आपको आगे बढ़ती है, तभी आप नाव से उतर कर ऊपर आ जाते हैं। So students, coming on our next topic, that is law of conservation of momentum, and I want to tell you all that it is very important topic and often asked in your examinations। बहुत ही ज्यादा important topic है और अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एज यू ऑल नो व्हाट इज मोमेंटम, आप सभी को पता होगा कि मोमेंटम है क्या। मोमेंटम आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मोमेंटम इज द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। जो फोर्स लगाया उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट कितना है, दैट इज मोमेंटम। उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि P = mv, mass into velocity। momentum is represented by the letter P and its formula is m into v, where m is the mass of the body and v is the velocity of the body। तो अब बात करते हैं कोई दो बॉडीज हैं जो कि एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है। फोर्स कब लगाएंगे, जब वो कांटेक्ट में आएंगे, जब उनके बीच कोलिजन होगा, इंपैक्ट होगा। तो जब दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं और उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कहने का मतलब क्या है कि वो दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी लेकिन उन पर कोई तीसरा अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। मतलब क्या है कि उस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही उसका फाइनल मोमेंटम होगा। कहने का मतलब यह है कि उसके मोमेंटम में कोई चेंजमेंट नहीं होता, उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसीलिए इस लॉ का नाम पड़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंडीशन आपको बता दिया है कि दो बॉडीज जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी तो उनके बीच का जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा, मोमेंटम में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला। ये तब होगा जब आपके जो दो बॉडीज थी उन पर कोई तीसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इसको एक बार, इसका भी एक डेरिवेशन भी है, तो इसको एक बार आप डायग्राम से भी समझ लीजिए। डायग्राम आपको मैंने नोट्स में भी दिखाया है, आपकी बुक में भी है, एक बार आपको बता देता हूं। देयर आर टू बॉडीज, one body is x, second body is y। This is before collision, means before collision है, टकराने से पहले। तो आप जब डेरिवेशन इसका पूछा जाएगा तो इसके डेरिवेशन में पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा एज ए इंट्रोडक्शन लैंग्वेज। दैट इज, लेट अस सपोज देयर आर टू बॉडीज x and y, and x is moving with velocity u1 and y is moving with the velocity u2 towards each other।
मीन्स क्या है कि x जो बॉडी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u1 थी और y की जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज u2 और दोनों ही एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे थे। अब एट द टाइम ऑफ कोलिजन x जो बॉडी थी उसका मास m1 था और जो y बॉडी थी उसका मास क्या था m2 था। फोर्स F1 एंड फोर्स F2, इसका मास m1 और इसका मास m2, दोनों ने फोर्स लगाया। अब कभी भी आप देखिएगा जब दो बॉडीज में कोलिजन होता है तो कोलिजन करने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में भागती हैं फिर से। तो थर्ड जो स्टेज होगी V1 और V2। कहने का मतलब क्या है कि जो पहली बॉडी थी जो एक्स बॉडी थी कोलिजन के बाद ये एट कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो जब कोलिजन टकराव हुआ तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों बॉडीज जाती हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं then at that time the velocity of body x is v1 and the velocity of body y is v2। फाइनल वेलोसिटी सुनिए, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल मतलब जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी थी u1 और फाइनल वेलोसिटी जो थी दैट इज v1। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन की बात, आपको डायग्राम से समझाने के बाद। अब हम लोग करेंगे इसका डेरिवेशन। तो मोमेंटम सबसे पहले निकालते हैं। मोमेंटम ऑफ बॉडी एक्स बिफोर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ बॉडी एक्स बिफोर कोलिजन कितना होगा m1 u1। यहां कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना होगा कोलिजन से पहले m1 u1। अब ऐसे ही मोमेंटम ऑफ बॉडी y बिफोर कोलिजन कितना होगा m2 u2। क्यों? क्योंकि सेकेंड बॉडी थी जो बॉडी y थी वो सेकेंड बॉडी थी, उसका मास था m2, उसकी वेलोसिटी वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा था इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u2 थी। अब बात करते हैं मोमेंटम ऑफ बॉडी एक्स आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे जब तो मास वही रहा उसका लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी चेंज होगी v1 होगी क्योंकि ये आफ्टर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन मतलब जब टकराने के बाद जो उसमें मोमेंटम होगा वो कितना होगा मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी होगी फाइनल वेलोसिटी होगी। ऐसे ही मोमेंटम ऑफ बॉडी y आफ्टर कोलिजन that is equal to m2v। तो अब क्या करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। इनिशियल मोमेंटम द टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन
प्लस m2u2, फिर द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मीन्स टकराने के बाद, कोलिजन के बाद मोमेंटम टोटल कितना होगा, m1v1 प्लस m2v2। सो अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉडी एक्स जो बॉडी थी उसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जहां पर रेट की बात होती है वहां पर अपॉन में टाइम आ जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1v1 फाइनल माइनस इनिशियल m1u1 अपॉन 3 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन t। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। ये कब पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इक्वल टू F1। अब बात करते हैं अब निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर सेकेंड बॉडी। ये दिखा देता हूं इसलिए क्योंकि आगे हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फर्स्ट एक्स बॉडी के लिए निकाला था। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉडी वाई बॉडी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो इसके लिए भी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो फाइनल वाला इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t। ये अब क्योंकि बॉडी y की जो डायरेक्शन है, ये बॉडी x की इस डायरेक्शन में आ रहा था फोर्स, बॉडी y उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जब डायरेक्शंस अपोजिट होती है तो क्या होता है, नेगेटिव साइन लेते हैं। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो दोनों फोर्स पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दूसरा फोर्स जो लिया था दैट इज टेकन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो जो पहला फोर्स जो हमने लिया था F था, दूसरा फोर्स लेंगे माइनस। अब क्या करेंगे, इसका माइनस साइन हटाने के लिए उधर माइनस साइन चला गया, तो ये माइनस साइन हटाया, अभी तो यहाँ पर माइनस साइन लगाया। अब ये जब ये माइनस साइन उधर जाएगा तो m2u2 माइनस m2v2 अपॉन t ऐसे हो जाएगा। अब देखिए पहली इक्वेशन तो नहीं दी है f, अब सेकंड इक्वेशन ये आ रही है, दोनों ही f के इक्वल टू, तो क्या करेंगे, इक्वलाइजिंग कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। देयरफॉर इक्वलाइजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो
पहली इक्वेशन आपकी ये वाली थी, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t। सेकेंड इक्वेशन आपकी आ गई m2u2 माइनस m2v2 अपॉन t। अब दोनों ही फोर्स के इक्वल हैं, तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज कर देंगे। पहली इक्वेशन थी m2, फर्स्ट इक्वेशन वाज m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t। सेकेंड इक्वेशन जो थी वो थी m2u2 माइनस m2v1 अपॉन t। अब क्योंकि अपॉन अपॉन के टी है, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, क्या बचा m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m2u2 माइनस m2v1। कितना बचा, अब ट्रांसफर कर लेते हैं टर्म्स। m2v1 जो है वो किसका है, सॉरी v2 होगा, m2v2 जो है माइनस का है तो इक्वल टू के उधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, ये माइनस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा m1u1 प्लस m2u। देखिए आपको सबसे पहले जब मैं मोमेंटम्स बता रहा था तो आपको वहीं पे मैंने बताया कि इनिशियल मोमेंटम देखिए, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2, और फाइनल मोमेंटम क्या है m1u1 प्लस m2u। सो स्टूडेंट्स देयरफॉर वी कैन से दैट द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये था अभी तक आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ। अब इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। वो आपको मैंने जैसे कि आपको मोमेंटम के एग्जांपल्स बताए थे, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी एग्जांपल वही है, रिकॉइल ऑफ द गन एंड प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। रॉकेट प्रोपल्शन का भी वही प्रिंसिपल जो आपको बताया अभी, और रिकॉइल ऑफ द गन का भी वही प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है, और आप लोग इस चैप्टर को थ्रू आउट पढ़िए, नोट से भी पढ़िए, बुक से भी पढ़िए। If you face any problem, then you can ask into your WhatsApp group